माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं प्लांट किंगडम के एक नए टॉपिक से जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने एंजियोस्पर्म से पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किया एल्गे के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, फिर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। और इन सब में हमने एक बढ़ता हुआ कैरेक्टरिस्टिक, एक बढ़ता हुआ अडेप्टेशन देखा, जहां पर चेंजेस आते जा रहे थे, कुछ एक एवोल्यूशन होता जा रहा था। और अब हम पहुंच चुके हैं सबसे हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट पे, जिसमें हमें बहुत सारा कुछ फंक्शन देखने को मिलेगा, विच इज द एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। इसका आज हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कैसे क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर से कैसे बाद में जाकर क्या स्ट्रक्चर बनता है, कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बाकी सबसे बहुत अलग है। तो आज का सेशन हमारा डेडिकेटेड है एंजियोस्पर्म्स को लेकर। इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, आपको मैं ये इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आप सबके लिए ये जो नीट का कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, या कुछ भी एक दो वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। आप अपने नीट की प्रिपरेशन हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया हमने, और टीचर्स भी आपके पास बहुत अच्छे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। ओके, All right. So our NEET course module includes topic wise explanation. सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पे। हर चैप्टर के लिए हर एक टॉपिक को हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं चला देते, सब कुछ अपन कैसे करते हैं, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद उस टॉपिक के लिए आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, ये आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होती है, वहां से मिलता है। उस लिंक पर क्लिक करिए तो वो आपको ऑप्शन देगा ताकि आप डीपीपी जो है वो डाउनलोड कर सकें और फिर उसे करें सॉल्व। उसे आपको खुद सॉल्व करना होता है, लेकिन आपके ऊपर नहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं, कुछ नहीं बनते, लर्निंग प्रोसेस है, कोई बात नहीं। फिर हम उसे डिस्कस करते हैं, यानी कि वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। डीपीपी को हम करते हैं उसका सोल्यूशन वीडियो डिस्कस, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पूरे चैप्टर के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एन नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में हम डील करते हैं। एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर, कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के एंड में एक अलग से सेशन होता है जहां पर हम डिस्कस करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस ईयर में दिया है, वो हम अलग से डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके वीडियोस, यानी कि किस कंसेप्ट को उस चैप्टर के लिए कैसे पूछा गया है, ये हम अलग से डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशन, जो भी आप मुझे डाउट भेजते हैं या अपने नोट्स भेजते हैं, अपना अचीवमेंट भेजते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ये सब कुछ आप मुझसे डिस्कस करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला सेशन अलग से होता है। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। व्हाट इज दिस गाइडेंस सेशन? हर चीज के लिए डियर स्टूडेंट्स, हर चीज के लिए गाइडेंस। देखो, एक अच्छी टीम, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म वही है जो आपको हर मुश्किल के लिए तैयार करे, ना कि सिर्फ आपके लर्निंग प्रोसेस सब्जेक्ट के लिए तैयार करे, राइट। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, बहुत बार हम टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं, वो एंथुसियाज्म बीच में कहीं खो जाता है, हमें एनटीए के नोटिफिकेशंस जो हैं हम वो नहीं देख पा रहे हैं, इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड है। कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ों के गाइडेंस सेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर मिल जाएगा। एंड देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन फॉलोड बाय द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल जो हम फॉलो करते हैं, और इस हिसाब से हम अपनी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अब हम चालू करते हैं अपने नए टॉपिक से, यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो बड़ा सुंदर टॉपिक है, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। बहुत सुंदर टॉपिक है। मैं सुंदर क्यों बोल रही हूँ, आप देखो सुंदरता जो नेचर की है, द फ्लावर्स ऑफ द नेचर जो हैं वो हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, एंजियोस्पर्म से। इससे पहले हमने जो भी प्लांट्स की वैरायटी पढ़ी है, कैटेगरी पढ़ी है, वहां पर कभी भी हमें फ्लावर देखने को नहीं मिला था। तो ये एक नया कैरेक्टरिस्टिक जो एंजियोस्पर्म शो करेगा। तो आइए एंजियोस्पर्म को पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए एंजियोस्पर्म, और क्योंकि बहुत सुंदर टॉपिक मैंने बोला है तो उतने ही सुंदर हमारे नोट्स भी होंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि ये हमारे सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म है इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो भाई जब हम इनके फीचर्स डिस्कस करने लगते हैं तो सबसे पहले तो हम फ्लावर बनने वाला है, तो फ्लावर बनने के लिए, फ्लावर बनने के साथ साथ जब हमने एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ा था वहां हमने देख लिया था कि सीड बन रहा है, वहां हमने देख लिया था कि एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसके पास बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड एंड बनने के बाद उसका क्या होगा? देखो हर चीज को स्टार्ट करो ना तो उसका एंड पता होना चाहिए कि कहां करना है, तो ही स्टार्ट करो वरना मत करो, है ना? तो अब यही चीज यहाँ पे भी है। एम्ब्रियो बन तो गया था मैडम, बन गया था, लेकिन एम्ब्रियो बनने के बाद वो कहाँ गया? इट वॉज रिटेन्ड इन द मैटरनल स्ट्रक्चर, वो मैटरनल स्ट्रक्चर में रिटेन्ड था। तो एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड एंड विल बी रिटेन्ड। अच्छा, रिटेन्ड मतलब कि रह जाएगा, वही रह जाएगा मदर वाले स्ट्रक्चर के पास। रिटेन्ड इन मैटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड, इसीलिए इस प्लांट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइट। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोफाइट, ठीक। अब इसके अलावा एक और फीचर जो जिम्नोस्पर्म से ही आ गया था, कुछ भी नया नहीं है उसमें, क्या? प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू यानी कि मैं बात कर रही हूं जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराएगा प्लांट में, फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन कराएगा प्लांट में। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म से प्रेजेंट थे लेकिन वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से फॉर्म स्ट्रक्चर्स नहीं थे। कैसे स्ट्रक्चर्स थे? जो कि थोड़े थोड़े मतलब अधूरे से थे, कुछ सेल उसमें मिसिंग थे, लेकिन यहां वो पूरे हो गए। तो दे आर गोइंग टू हैव वैस्कुलर टिश्यू, दे आर गोइंग टू हैव वैस्कुलर टिश्यू, ठीक। वैस्कुलर टिश्यू में इनके पास क्या प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम। और क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, टेक्निकली हम इसे कह देते हैं कि ये है हमारे ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स, कोई दिक्कत? ठीक। अब ट्रेकियोफाइट्स के बाद हमें ये भी मालूम है कि यहां पर एम्ब्रियो बन गया था तो ये एम्ब्रोफाइट बना। अब यहां पर सीड भी तो बना था, पिछले जिम्नोस्पर्म से सीड बनने लगा था, वही कैरेक्टर आगे कैरी हो गया। तो सीड वाज आल्सो फॉर्म्ड, सीड वाज फॉर्म्ड, और क्योंकि इसमें सीड बन रहे थे तो हम इसे क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइट। यहीं पे याद करने हैं ये सारे टर्म्स, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, सेशन में ही याद करने हैं, अलग से जाकर टाइम नहीं देना है। अगर तुम्हें अलग से जाकर घर में बैठ के फिर से याद करना पड़े, एम्ब्रियोफाइट ये होता है, ट्रेकिडोफाइट्स ये होते हैं और स्पर्मेटोफाइट्स ये होते हैं, फिर क्या मतलब रह गया मेरे पढ़ाने का? यहीं पे याद होना है, ठीक है? यहीं पे हमें याद करना है। हमें देखो स्मार्ट वर्क करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। 4 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ने के लिए हम बार बार उस चीज को करें, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। ये इतना बड़ा एग्जाम है, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, मतलब मुझे देखो गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं इस बारे में बात करती हूँ। तुम शायद सोच सकते हो या शायद नहीं इमेजिन कर सकते कि क्या लाइफ होगी जब तुम नीट को क्वालिफाई कर लोगे। ये मैं बार बार क्यों बोलती रहती हूँ? बिकॉज सी आई एम गेटिंग द गूज़बम्स। मैं ये बार बार इसीलिए बोलती रहती हूँ कि आप जो हो वो अपने रास्ते से भटको ना, है ना? अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, बाकी सारा छोड़ दो, अपने 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 हिस्से का काम करो बस, है ना? तो यहीं पे याद करना है, क्वालिटी देनी है, ठीक। सीड वाज फॉर्म्ड, इसीलिए हमने बोला आप क्या हो? स्पर्मेटोफाइट हो।
इसके बाद हम आगे चले तो एक और स्ट्रक्चर है नेकेड सेक्स ऑर्गन्स। सो सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। सेक्स ऑर्गन्स यहां पर मैं लिख देती हूं मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो, ओके, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर विजिबल। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स। इसी तरीके से आपको भी लिखना है, आप या तो ब्लू पेन से लिख लो और फिर ब्लैक पेन से अपने एम्ब्रियोफाइट, ट्रेकियोफाइट, स्पर्मेटोफाइट, फेनेरोगेम्स लिख लेना, तो आपको अलग से दिखेगा, याद रहेगा। और लिखने के बाद कोई भी एक कलर का क्रेयॉन हो, कोई भी एक कलर का क्रेयॉन हो, तो उससे एम्ब्रियोफाइट्स को, ट्रेकियोफाइट्स को, ठीक, और स्पर्मेटोफाइट्स को और फेनेरोगेम्स को इस तरीके से राउंड ऑफ कर लेना, याद रहेगा, ठीक है। मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार इतना क्या सजाना वजाना है नोट्स को, याद कर लो ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, 4 कलर यूज कर रहे हो। ऐसे मुझसे मेरा भैया बोलता था जब मैं 10th 11th में थी या मैं नोट्स बनाती थी, तो वो मुझसे कहता था कितना टाइम वेस्ट करती है नोट्स बनाने में, क्योंकि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ PCM, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ PCB। तो क्या होता था ना कि उसकी आदत थी जल्दी जल्दी जल्दी। अब मैथ्स वालों का होता है ना, ये सॉल्व किया पेपर हटाया, ये सॉल्व किया पेपर हटाया, दे डोंट कीप इट संभाल के, क्योंकि उनको तो सॉल्व करते रहना है। हमें तो क्या करना है, हमें यही याद करना है, यही हमारी पूजा है। मैं कहती थी मैं ऐसे ही नोट्स बनाऊंगी, मुझे ऐसे ही याद रहता है। और आई कैन टेल यू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं एग्जाम देने गई या मैंने थ्योरी एग्जाम्स भी दिए अपने, तो जब मैं सोचती थी किसी चीज़ के बारे में या कोई क्वेश्चन आ जाता था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ अपनी आंखों के सामने आ जाता था कि मेरे नोट्स में मैंने इतने अच्छे से उसको इस कलर में लिखा था, तो मुझे वो चीज़ कलर के साथ कोरिलेट करके याद रह जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे 4 पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं। तो मैडम अगर ये हमें याद नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, अगर याद नहीं हो रहा तो मैडम उसका तरीका बताएंगी। एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियोफाइट है। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू है ना, वैस्कुलर टिश्यू ट्रेकियोफाइट्स है, वैस्कुलर टिश्यू ट्रेकियोफाइट्स है। सीड बन रहा है तो स्पर्मेटोफाइट है, और सेक्स ऑर्गन जो है वो विजिबल है तो फेनेरोगेम्स है। बस यही वाला थोड़ा सा अलग है, बाकी तो आपको कोरिलेट करके याद हो जाएंगे। नोटेड डाउन एट फर्स्ट प्लेस, लिख लीजिए इसको। ये हो गया हमारे एंजियोस्पर्म को लेकर के कुछ एक जनरल बात, ठीक, ऑल राइट, डन, फाइन। अब हम बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसमें आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स तो दिख गए कि एम्ब्रियो बन गया है, वैस्कुलर टिश्यू है, सेक्स ऑर्गन्स हैं और स्पर्मेटोफाइट यानी कि सीड बन रहा है। आप खुद सोचो कि जब इसमें सेक्स ऑर्गन है तो आपको नहीं लगता लाइफ साइकिल डिस्कस करनी पड़ेगी। और मैं सही बताऊँ ना, दिल से बताऊँ अपने, तो मुझे लाइफ साइकिल डिस्कस करने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो ऐसे 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 चलते चलते बूम करके अपने रिजल्ट पे आ जाती है, एंड दैट इज़ वेरी नाइस थिंग टू नो। तो हम इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। इतनी बात और बता देती हूँ कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है। लाइफ साइकिल जो होती है वो कैसी होती है, सो इट हैज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल है, दे आर गोइंग टू हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से हमारा मतलब है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट। तो यहां पर लिख लो 2n, यहां पर लिख लो 2n, ठीक। ये हो गई हमारी बात एंजियोस्पर्म्स को लेकर। लास्ट वाली लाइन भी नोट करिए, डन, ओके। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, है ना, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लेते हैं। वो वाली बातें मैंने इसके फीचर्स आपको अलग से बता दिए, है ना। मैं चाहूँ तो मैं फीचर्स जो है इसके लिखाया भी आपको बता सकती हूँ, बट व्हाट आई बिलीव इज कि
10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरे ऐसा करने से, मेरे बताते बताते आपको याद हो जाता है तो दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये ऐसे प्लांट हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो हो सकते हैं। यानी आप इसकी हैबिटेट की बात करोगे तो पहले एल्गे पानी में थे, फिर जो ब्रायोफाइट आए लैंड पे भी थे और उनको वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। ठीक, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइट आए, पानी की ज़रूरत थी पर कम थी, एक ड्रॉप से ही उसका काम चल जाता था। उसके बाद इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई थी, कहाँ से? जिम्नोस्पर्म से। तो एंजियोस्पर्म्स में भी ऐसा है कि ऐसा इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि भाई मैं तो डेजर्ट में ही जाऊँगा, मैं तो पोलर रीजन में ही जाऊँगा। ये कोई पांडा थोड़ी है, ये कोई पांडा नहीं है कि पोलर रीजन में ही मिले। तो इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, इट कैन ग्रो ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेस। आप देखते हो हम बाहर निकलते हैं सड़क पे, हमें 50 ऐसे प्लांट मिल जाते हैं, किसी में येलो कलर के फूल हैं, किसी में रेड कलर के फूल हैं, व्हाइट कलर के फूल हैं, पिंक कलर के फूल हैं, ऑरेंज कलर के फूल हैं। तो ये सारे फूल, ये जो सारे फ्लावर्स हमको दिख रहे हैं, कितनी वेराइटी में, किसी ने वहां जाकर लगाए? नहीं। तो दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट, डाइवर्स हैबिटेट है इसका। ठीक, सम ग्रो ऑन दी ऑल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर, कहीं ये 6000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर भी ग्रो हो गए हैं जैसे कि हिमालयाज में, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रोजन अंटार्कटिका में भी ग्रो हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है जहां ग्रो होंगे, कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं। दे ब्लूम इवन इन डेजर्ट्स, और बहुत सुंदर तरीके से पूरे ब्लूम के साथ कहाँ देखने को मिल जाते हैं? डेजर्ट पे भी। यानी अगर आप इसके हैबिटेट की बात करो तो आप ये समझ पा रहे हो कि कभी इसका मन करेगा तो ये हिमालय पे भी ग्रो कर जाएगा, और इसका जब मन करेगा तो ये अंटार्कटिका में भी ग्रो कर जाएगा, और अगर इसका मन करेगा तो ये डेजर्ट में भी ग्रो कर जाएगा। इट कैन ग्रो एनीवेयर, ओके, कहीं पर भी ग्रो होता हुआ आपको मिल सकता है। इन डेजर्ट, अगर हम डेजर्ट में चले जाएं तो ये प्लांट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं, फ्लावर देते हैं, अपने जो सीड्स हैं उसको शेड ऑफ कर देते हैं एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अब जैसे ही वो सीड जो है वो शेड ऑफ हो जाएगा, नाउ दिस इज केपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, नाउ द सीड इज गोइंग टू गिव अ न्यू प्लांट, है ना, न्यू लाइफ। सो इन अ फ्यू वीक्स ऑफ रेनी सीजन सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ज़ोस्टेरा अकर इन शैलो सीज, और कभी कभी ज़ोस्टेरा जैसे प्लांट्स शैलो सीज में भी देखने को मिल जाते हैं। तो डेजर्ट के बाद तीसरा हमने देखा कि ये हमें सी में भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका डाइवर्स हैबिटेट है, ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह ग्रो कर सकता है। ठीक, तो ये हो गई इसके हैबिटेट के बारे में बातें। लिख लीजिए, अगर आपको ये 4 पॉइंट भी लिखे मिल गए, अगर आपने ये 4 पॉइंट भी लिख लिए तो आपका काम हो गया। ठीक है, आप समझ गए। और एक एग्जाम्पल जरूरी है, दैट इज ज़ोस्टेरा। ओके, ज़ोस्टेरा। नाउ ये वाली सारी चीज़ें, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप जब अपनी बुक पढ़ने जाओगे, जब पढ़ने बैठोगे, अगर कहीं बुक में से पढ़ रहे हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी ले आती हूँ, पर लेकिन अगर फिर भी मान लो आप रीड करने बैठ रहे हो तो यही वो थोड़े वर्ड्स हैं जिसको देख के आप परेशान हो सकते हो। तो अगर आप बुक में भी कभी पढ़ो, मिल जाए, तो अपने आप के याद करने के लिए नोट्स में तो लिखा है, पेंसिल से वहीं पर लिखा है। अच्छा, फेनेरोगेम्स सेक्स ऑर्गन्स, अच्छा स्पर्मेटोफाइट सीड बन रहा है, अच्छा एम्ब्रियोफाइट एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला काम हो गया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। क्लियर? ओके। अब हाँ, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, एक है डाइकोटिलेडन, दूसरा है मोनोकोटिलेडन। ठीक है, ये क्या है मैडम? डाइकोटिलेडन मतलब सीड के पास 2 कोटिलेडन होंगे, मोनोकोटिलेडन यानी सीड के पास 1 कोटिलेडन होंगे। इसका डिस्कशन हम ब्रीफ में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं इस चीज पर नहीं जा रही हूँ, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। अभी हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है, तो उसमें ये 2 कैटेगरीज भी देखी जाती है, डाइकॉट की और मोनोकॉट की, पूरे एंजियोस्पर्म्स में। इज इट क्लियर? ओके। डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जब आप एंजियोस्पर्म की लीव्स देखते हो तो वो 2 टाइप की दिखती हैं। ठीक है, कैसी कैसी लीव्स दिखती हैं? एंजियोस्पर्म की लीव्स एंजियोस्पर्म्स की जो लीव्स होती हैं वो होती हैं 2 तरह की। ठीक, कैसी होती हैं देखो थोड़ा।
ठीक, अब इसमें क्या होगा, इस लीफ में ठीक, और फिर इसके अलावा भी इसमें यानी आपको ये जाल जैसा दिखता है, एक जाल जैसा दिख रहा है ना, एकदम फैला हुआ कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन यानी ये पूरा ऐसे जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। दूसरी लीफ का पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, दूसरी लीफ का पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि ये हमारी लीफ है, ठीक, ये हमारी लीफ है। इस लीफ में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। दोनों लीफ में कुछ अंतर दिख रहा है, ये हालांकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोनों लीफ में कुछ अंतर दिख रहा है। ये रेटिकुलेट जाल जैसा है, ये पैरेलल पैरेलल लाइन जैसा है, तो बस इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, पैरेलल वेनेशन। सॉरी, इसे हम कह देते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो जब भी आप एंजियोस्पर्म लिखो, ये तो हालांकि डाइकॉट मोनोकॉट का वो है फीचर, तो मैं वहां पर आपको फिर से बताऊंगी, फिर भी मैंने एक आपको याद रह जाए इसलिए बता दिया। तो एंजियोस्पर्म की लीव्स दो टाइप की मिलती हैं, एक होती है रेटिक्यूलेट वेनेशन वाली और दूसरी होती है पैरेलल वेनेशन वाली। रेटिक्यूलेट वेनेशन एज वेल एज पैरेलल वेनेशन। तो ये आई होप सबको याद रहेगा, है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें यही याद नहीं है कि लीव्स कैसी होती हैं, ठीक है। सो इट इज अबाउट द लीव्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। क्लियर, आप ये चाहो तो बनाकर रख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़े। एंजियोस्पर्म लीव्स शो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन फॉर्मिंग एरोल्स। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर भी, ये है कौन सा वाला, रेटिकुलेट। देखो इसमें जाल जाल जैसा दिख रहा है, पहले ये बड़े बड़े वो गए हैं, बड़े बड़े वो गए वेन्स, और फिर छोटे 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 वेनलेट्स गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ पैरेलल 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 वेनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप की लीफ है, ये दो टाइप की लीफ आपको दिखती हैं जब आप एंजियोस्पर्म की बात करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म दैट विल डिस्कस लेटर, ठीक है। अब लिब्रिफॉर्म फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम। यानी ऐसा कुछ नया नहीं बताया है, पहले जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था वहीं पर हमें वेसल्स दिखने लगे थे, मतलब वेसल्स क्या, हाँ वहीं पर हमें जाइलम और फ्लोएम दिखने लगे थे। पर मैंने जैसा आपसे बोला कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं था जाइलम और फ्लोएम का, तो वहाँ पर कुछ सेल्स मिसिंग थे और वो सेल्स अब प्रेजेंट है, जैसे लिब्रिफॉर्म प्रेजेंट है जाइलम में और कंपेनियन सेल्स अब प्रेजेंट है फ्लोएम में। सो इट इज द टाइप ऑफ द सेल दैट दे कंप्राइज ऑफ, ठीक है। इसके बाद ट्रू वेसल्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म। भैया ट्रू वेसल है, तभी तो हम इसको बोल रहे थे कि भाई क्योंकि ट्रू वेसल है वो भी जाइलम में है, तो हम इसे क्या बोल रहे थे, ट्रेकियोफाइट्स। क्या बोल रहे थे, ट्रेकियोफाइट्स। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, नोट कर लीजिए इसको। ओके, द टाइप ऑफ द लीफ, द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड द ट्रू वेसल्स। ओके फाइन। अब बात आती है एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म में क्या बनता है, फ्लावर बनता है। जब भी फ्लावर बनेगा तो नॉर्मली उसमें 4 व्हर्ल्स होते हैं, 4 व्हर्ल्स। व्हर्ल्स का मतलब होता है 4 ग्रुप्स। वो ग्रुप्स देखो क्या क्या होते हैं। आपने कोई भी अगर फ्लावर देखा है तो जनरली फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि भाई एक डंडी होती है नीचे जिससे पकड़ के ले जाकर के लड़के फूल देते हैं, ठीक है, और फिर एक बेस होता है ऐसे, ठीक, एक नीचे उसका स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, एक बेस है। उसके बाद इसके पास कुछ लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होता है।
इसके बाद कुछ लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक। और ये जो लीव जैसा स्ट्रक्चर है ये कोरली कैसा है, ग्रीन कलर का। कैसा है ये, ग्रीन कलर का। देखा है, फूल याद आ गया, हर फ्लावर में दिख जाता है आपको ये ग्रीन कलर का, नीचे पत्ती जैसे कलर का ही, लीफ के जैसे कलर का ही ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें हमको छोटी छोटी पेटल्स जैसी दिखती है, मतलब छोटी छोटी लीफ जैसा कहना चाहिए दिखती है। तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमें लीव्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है, एक्चुअली में हम इसे कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल्स। लेकिन जब हम एक को सेपल बोल रहे हैं, दूसरी को सेपल, तीसरी को सेपल, फोर्थ को सेपल, लेकिन ऑल टुगेदर इन सेपल्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ऑल टुगेदर इन्हें मिलाकर हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। इसके बाद आती है इसके ऊपर इसकी वो लीव्स, ठीक है। इसके बाद आती हैं इसके ऊपर इसकी लीव्स। लीव्स तो नहीं बोलेंगे, वो सुंदर सुंदर जो पेटल्स होती हैं, मैं उसकी बात करना चाह रही हूँ एक्चुअली में, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव पेटल्स, नाउ वी आर गोइंग टू हैव पेटल्स इन इट, ओके। तो पेटल्स कैसी होती है, इसके बाद हमारे पास सुंदर सुंदर जो पेटल्स हमें दिखती हैं वो प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, दीज आर दी पेटल्स, दीज आर दी पेटल्स। द कलरफुल पार्ट आर दी पेटल्स, है ना, जिसको वो खेलते हैं ना रोज, वो he loves me not वाली पेटल्स, ठीक है। तो ये क्या है, पेटल्स हैं। पेटल्स का जो एक ये पेटल है, दिस इज वन पेटल, दिस इज वन पेटल, दिस इज वन पेटल, दिस इज वन पेटल एंड दिस इज वन पेटल। तो ये जो पेटल्स है इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला, ठीक। इसके बाद फ्लावर में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि मेल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, उसमें हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या है, ये है स्टेमन और एंथर, जो कि मिलकर के क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम। क्या कहलाते हैं, एंड्रोशियम। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है इसके ऊपर फीमेल वाला पार्ट। तो वो फीमेल वाला पार्ट इज व्हाट, फीमेल वाला पार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फीमेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो फीमेल वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज दी गाइनोशियम। इसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये हमारे 4 वर्ल्स हैं। यू कैन सी 4 वर्ल्स, कैन यू सी 4 वर्ल्स, देखो ध्यान से देखो 4 वर्ल्स। पहला वर्ल जो है वो हमारा गाइनोशियम का है, सेकेंड वर्ल हमारा एंड्रोशियम का है, तीसरा हमारा पेटल्स का ग्रुप है जिसे हम कोरोला कह रहे हैं, एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन इज दी हमारी सेपल्स का ग्रुप जिसे हम कैलिक्स कह रहे हैं। और इसके बाद भी आप इसके नीचे जाओगे ना तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी तो मिलेगा। Why do you forget? ये जो एक स्टेम जैसी दिख रही है, वो डंडी दिख रही है ना फूल की, इसका और एक नीचे यहाँ पर स्वोलन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर भी दिखता है, यहाँ पर थोड़ा स्वोलन स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो वो जो स्वोलन स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं थैलेमस, इसको हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस। और नीचे ये जो डंडी वाला स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पेडिकल, इसे हम कहते हैं पेडिकल, ठीक। हालांकि ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे नोट्स में भी होना चाहिए, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव 4 वर्ल्स इन द फ्लावर, वी आर गोइंग टू हैव 4 वर्ल्स इन द फ्लावर। These are our 4 worlds. 4 worlds of flower. ठीक है,
ये 4 वर्ल्स हमें देखने को मिलते हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। उसके बाद सेपल्स का जो ग्रुप है उसको कैलिक्स बोल रहे हैं, पेटल्स का जो ग्रुप है उसको कोरोला बोल रहे हैं। अच्छा, कभी कभी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, मैम कैलिक्स कौन सा वाला था, सेपल्स था कि पेटल्स था, कोरोला कौन सा वाला था, सेपल्स था कि पेटल्स था। ऐसा याद रखना कि एक्स जो है वो बाद में आता है ना, ABCD में X बाद में आता है, तो X वाला स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, ABCD में A पहले आता है, तो A वाला स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, ठीक है। X वाला, X ABCD में सबसे लास्ट में आता है, तो X वाला कैलिक्स नीचे की तरफ होगा, कोरोला A वाला जो है वो ऊपर की तरफ होगा, पहले A आता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, 2 आउटर एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सेपल्स और पेटल्स, इसको हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं इनको एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? देखो, एक होता है नेसेसरी एसेंशियल पार्ट और दूसरा होता है कौन सा, एसेसरी पार्ट। एसेंशियल पार्ट तो वो है जिसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना चल नहीं पाएगा, और जो एसेसरी है वो सिर्फ एसेंशियल पार्ट को सपोर्ट करने के लिए। मैडम क्या सपोर्ट कर रहा है, आप खुद देखो, सेपल्स जो हैं उन्होंने पूरे फ्लावर के ये जो पेटल्स हैं, ये जो एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, इसको पकड़ के रखा है। मैंने दिखाने के लिए ये आपको ऐसे अलग अलग ऊपर बनाया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए अलग अलग स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ कहाँ किसने पकड़ा हुआ है, ये सब कुछ सेपल्स ने पकड़ा हुआ है और ऊपर ऐसे फ्लावर बनाया हुआ है। तो अब ये क्या कर रहा है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखेगा सेपल। पेटल्स का काम क्या है, इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, इट इज गोइंग टू बी ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ताकि उन अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर को देख करके पॉलिनेशन के लिए एजेंट आए, जैसे बीज आए, है ना, फ्लाइज आए, और वो आ करके इसमें पॉलिनेशन करा सके। इसीलिए ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं नीचे वाले, इसे हम कहते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और एसेंशियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है, मेल और फीमेल पार्ट, स्टेमन एंड कार्पल। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो बोला है ना, वही स्टेमन और कार्पल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम का, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, एक को, सबको मिला करके एंड्रोशियम, सॉरी गाइनोशियम हमने ओवरी फीमेल पार्ट को बोला है, इसको हम एक को बोलते हैं कार्पल, ठीक है। ये वाला नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूं, कर लिया नोट, ऑलराइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा ध्यान से पढ़ने की, ठीक है। तो एक्चुअली में ये फ्लावर बना कैसे होगा, आपको क्या लगता है? फ्लावर ऐसे बना था कि हमारे पास हुआ करती थी लीव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्टेम के ऊपर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये नोड्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर भी लीफ प्रेजेंट थी, यहां पर भी लीफ प्रेजेंट थी, यहां पर भी लीफ, 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 यहां पर भी लीफ। तो ऐसे लीव्स प्रेजेंट हुआ करती थी, ठीक है। अभी हम इसको इतना रखते हैं, है ना, बाकी हम इसको हटा देते हैं, ठीक। अब यही जो लीफ का स्ट्रक्चर था, कुछ नया नहीं हुआ। देखो ध्यान से समझोगे ना अगर, तो समझ में आएगा कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं हो गया था। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई ये जो लीफ वाला स्ट्रक्चर था जिसमें नोड्स प्रेजेंट थी, यही स्ट्रक्चर क्या हो गया था, मॉडिफाई हो गया था। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से उसने स्ट्रक्चर लगा दिया तो पेटल्स बनने लगे, सेपल्स बनने लगे। स्ट्रक्चर वही था, स्ट्रक्चर वही था, वही बेसिक स्ट्रक्चर था जो आगे जाकर मॉडिफाई हो गया। और जब ये मॉडिफाई हुआ तो किस तरीके से मॉडिफाई हुआ, ये ऐसा ही था। अब इसमें जब मॉडिफिकेशन हुआ तो नीचे वाला जो पोर्शन था, नीचे वाली जो नोड थी, उसने अपनी बना ली सेपल्स, उसने बना ली सेपल्स, ठीक। सेकंड वाला, उसके ऊपर का जो नोड था, उसका मन किया, उसने भी कहा मैं भी चेंज होंगी, तो उसने चेंज होकर बना ली पेटल्स, ठीक। इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, उसने कहा मुझे भी चेंज होना है, तो वो भी चेंज हो गया। चेंज होकर के उसने क्या बना लिए, उसने बना लिए स्टेमन वाला पोर्शन, तो ये बन गई थी स्टेमन। इसके ऊपर वाला था, सबने कर लिया, मैं क्यों पीछे रहूं, तो ये भी चेंज हो गया,
और ये किस में चेंज हुआ, इसने बना लिया क्या, कार्पल। इसने क्या बना लिया, कार्पल। ठीक है, अब इसके बाद ये सब कुछ पास पास आ गए थे, और जब ये पास पास आ गए थे तो इन्होंने एक कंप्लीट फ्लावर बना लिया था, जैसा कि हमने यहां बनाया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, फ्लावर कैसे बना था। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम व्हिच कंटेन्ड लीफ इन इट। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम व्हिच कंटेन्ड लीफ इन इट। ठीक, अब थोड़ा सा कार्पल को देखेंगे क्या है, स्टेमन को देखेंगे क्या है, कैसा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि लाइफ साइकिल कैसी है। अगर मैं इस कार्पल को देखने लग जाऊं, तो मुझे मिलती है कैसा स्ट्रक्चर, आई फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, दिस इज ओवरी। इसको अगर मैं लेबल करूं तो यहां पर एक स्टिकी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को और नीचे वाली ओवरी जो बेस है उसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और बेस में एक स्वोलन पार्ट है विच इज कॉल्ड एज ओवरी। ठीक, इस पूरे को मिला करके हम क्या कहते हैं कि ये है कार्पल। ठीक, अब अगर मैं स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में मुझे क्या मिलेगा, स्टेमन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक, ऐसा। ठीक है, वो एक बनाया है, ये भी एक ही बनाया है ना। किसी किसी फ्लावर में वो भी ज्यादा हो सकती है, कार्पल भी ज्यादा हो सकते हैं और स्टेमन्स भी ज्यादा हो सकते हैं। तो स्टेमन में हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज एंथर। ठीक, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। ओके, पोलन ग्रेन कहां रहेगा, एंथर के अंदर, और एग कहां रहेगा, ओवरी के अंदर। एंड बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी रिक्वायर फॉर द प्रोसेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल, तो इसीलिए हम यहां पर, मैं लिख देती हूं, यहां पर इसके पास एग प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर इसके पास प्रेजेंट है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेगा मेल गैमीट। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपको ये वाले दो चीजें न भी बताती तो आपको मालूम थी, लेकिन क्योंकि मुझे आपको ब्रॉडर कंसेप्ट समझाना है तो मैं आपको एक एक स्टेप से बेसिक सारी चीजें बताते हुए ही आगे बढ़ूंगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके, ये समझ में आ गया। ये कहां पर बन गया है, ये हमारा बन गया है एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, नोटेड डाउन, नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसकी देखते हैं लाइफ साइकिल कैसी होती है। ये वाली सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये वाला बता दिया है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, लाइफ साइकिल जब हम देखते हैं तो हमें डेफिनेटली क्या बनाना पड़ेगा, फ्लावर बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा सा फ्लावर बनाऊंगी। ठीक,
ठीक है, ओवरी बना लेते हैं, तो सॉरी ये तो हमारा स्टेमन वाला पोर्शन हो गया, कार्पल बना लेते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये है हमारे स्टेमन, ये है हमारी कार्पल, ये है हमारे पेटल्स, ये है हमारे सेपल्स, ये हमारा पेडिकल और ये नीचे हमारा थैलेमस। तो थैलेमस जो है वो थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन होता है, थैलेमस जो है वो थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन होता है। ठीक है, दिस इज द स्वोलन पोर्शन। ठीक, मार्क कर लेते हैं, छोटा छोटा मार्क करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। दिस इज पेडिकल, दिस इज थैलेमस। इंपॉर्टेंट बात, मैं यहां पर एक एक पार्ट नहीं लिख रही हूं, मैं यहां पर सिर्फ नाम लिख रही हूं, किसके? वर्ल्स के, यानी कि ग्रुप के। सो दिस इज कैलिक्स, this is corolla, this is androecium and this is gynoecium। इतनी बार बना चुके हो, देखो अब तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि हम यहां पर गाइनोशियम जो है वो अलग साइड पर ले लेंगे, गाइनोशियम हम ले लेंगे इस साइड। ठीक है, ये गाइनोशियम ले लेते हैं, है ना। सारी बातें हमें जब लाइफ साइकिल पढ़नी है तो किसके बारे में करनी है? सारी बातें हमें लाइफ साइकिल जब पढ़नी है तो एंड्रोशियम के बारे में करनी है और गाइनोशियम के बारे में करनी है। हो गया गाइनोशियम। अब आता है हमें एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेट अस ड्रॉ इट, है ना। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, तो हम इस एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसे नहीं देखते, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा यहाँ बनाते हैं, क्योंकि क्या होगा कि इसे लगेगी बहुत सारी जगह। ठीक है, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता था, अभी मैंने आपको बनाकर भी बताया था। तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके पास है 2 लोब और इसके पास है स्टेमन। ठीक है, ये सॉरी स्टेमन बोला मैंने, फिलामेंट, और ये क्या है, एंथर। ठीक, ये एंथर 2 बनाती हूं मैं हमेशा। आपने देखा मैंने हमेशा कितने एंथर बनाए, ये एक बनाया और ये दूसरा बनाया, ऐसे ही बनाया है, और ये इसका फिलामेंट बनाया है। हाँ मैडम सही बात है। अब इसमें जो एंथर है ये होता है बाइलोब्ड। ये कैसा होता है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब्स हैं, एक ये वाला लोब है, ठीक है, और एक ये वाला लोब है। ठीक, इसको अगर मैं देखूं आगे जाकर कि ये कैसा होता है, ठीक है, तो मैं अगर ये वाले पोर्शन को आगे जाकर के बनाऊं, है ना, तो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है कि इसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट है, ऐसा होगा। ठीक है, और ये पूरे अंदर तक ये लोब्स है और ये इसका बनी हुई है स्टेमन। ठीक, इसके अंदर कौन बैठा है, इसके अंदर बैठा है इसके अंदर बैठा है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। एक्चुअली पोलन ग्रेन क्या, स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम यानी कि वो बैग जिसके अंदर होते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज स्पोरेंजियम। दूसरे कलर से लिख दूं, दिस इज स्पोरेंजियम। ठीक, स्पोरेंजियम के अंदर कौन रहता है, वापस से हम जिम्नोस्पर्म्स में ये पढ़कर आए हैं। स्पोरेंजियम के अंदर रहता है, स्पोरेंजियम के अंदर कौन रहता है, स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर जगह माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल रहेंगे ही रहेंगे, उन्हीं से आगे जाकर के एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे मेल और फीमेल गैमीट बनता है। इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये हमारे पास है
स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर क्या बनाती है? आगे जाकर बनाती है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। ध्यान देने वाली बात यह है कि माइक्रोस्पोर से पहले पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिप्लॉइड, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2n। माइक्रोस्पोर जो बनता है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है? इट इज n, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है तो क्या हुआ होगा? माइटोसिस हुआ होगा। तो यहां पर माइटोसिस हुआ होगा, ठीक, ओके। अब माइक्रोस्पोर आगे जाकर के फिर से क्या बनाने का प्रोसेस चालू करेगा? इसको मेल गैमीट बनाना है। अभी माइक्रोस्पोर बना है, मेल गैमीट नहीं बना। माइक्रोस्पोर फिर आगे चलेगा, माइक्रोस्पोर आगे चलेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा? सेल्स बनाएगा। कौन से सेल्स बनाएगा? देखो, इससे जो सेल्स बनेंगे, हमें क्या बनाना है? पोलन ग्रेन बनाना है। पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा क्या? पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा मेल गैमीट, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे पहले बनाता है 4 सेल्स। क्या बनाता है? 4 सेल्स, ठीक। माइक्रोस्पोर ये आगे जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जाकर के स्प्लिट हो जाएंगे और 4 अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, ठीक। ये 4 सेल आगे जाकर क्या बनाएंगे? अभी मैंने बोला था हमें बनाना है पोलन ग्रेन, तो ये आगे जाकर बनाएंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। ये आगे जाकर, अरे यार, ये आगे जाकर बनाएंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर बनने से पहले अगर मैं इस एक की बात करूं, अगर मैं इस एक सेल की बात करूं, चारों सेल अलग अलग डिवाइड होके बनेंगे। अगर मैं इस एक सेल की बात करूं तो ये एक सेल आपको पता है कैसा दिखेगा? ये एक सेल ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर होगा दो पार्टीशन। इस एक सेल के अंदर होंगे 2 पार्टीशन। एक सेल होगा वेजिटेटिव, दूसरा होगा जनरेटिव। एक सेल कैसा होगा? वेजिटेटिव, सेल, और दूसरा बनेगा जेनरेटिव सेल, ठीक। वेजिटेटिव सेल ऐसे ही रहेगा, जनरेटिव सेल आगे जाकर के मेल गैमीट बनाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद फॉर्मेशन होगा पोलन ग्रेन का। तो पोलन ग्रेन कैसे बनेगा? पोलन ग्रेन ऐसा बनेगा कि पोलन ग्रेन में ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ये हमारा वेजिटेटिव सेल बैठा है और ये हमारे मेल गैमीट्स, ये 2 हमारे मेल गैमीट्स बन गए, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं मेल गैमीट। ये क्या है? पोलन ग्रेन। ये कौन है? हमारा वेजिटेटिव सेल। और इसके बाहर एक बाउंड्री होगी, बाहर एक आउटर कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग इस तरीके से, ठीक। उसे हम कहते हैं एक्साइन। उसे हम क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एक्साइन। तो यहां पर हमारा पोलन ग्रेन हो गया कंप्लीट, पोलन ग्रेन बन गया पूरा, और हमारे पास हमें क्या मिल गया? मेल गैमीट मिल गया। इतनी बात समझ में आई? हमें क्या मिल गया? मेल गैमीट मिल गया। यहां पर मेल वाला पोर्शन हो गया खत्म। अब आएगी बात गाइनोशियम की, क्योंकि हमें मेल गैमीट मिल गया है तो अब हमें फीमेल गैमीट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या बनाना है? फीमेल गैमीट बनाना है। देखो, जब फीमेल गैमीट बनता है तो इसकी ओवरी में, चलो गाइनोशियम के पास हम इसकी ओवरी में जाएं, अगर हम इसकी ओवरी में जाएं तो हमें क्या दिखेगा? ओवरी पर जाओगे, ओवरी पर जाओगे तो आपको ऐसा ओवरी के अंदर
आपको याद है जब मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था तो ओव्यूल बन गया था, है ना? तो ओव्यूल मिलेगा, तो ये हमारी ओवरी है, ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर इंटेग्यूमेंट होता था, ओव्यूल जब बनता था तो इंटेग्यूमेंट होता था ओव्यूल के पास, और इंटेग्यूमेंट होता था, एंडोस्पर्म अंदर प्रेजेंट रहता था, और एक माइक्रोपाइलर एंड होता था। तो माइक्रोपाइलर एंड इसमें कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, यहां पर होगा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, जो थोड़ी ओपनिंग होगी। माइक्रोपाइलर एंड यहां है, यहां पर ओव्यूल जो है वो ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है। ओव्यूल में क्या होता है? ओव्यूल अलग अलग टाइप से ओवरी में प्रेजेंट रहता है। भाई उसका जैसा मन करेगा वो वैसा शेप बना के, वैसा फॉर्म बना के प्रेजेंट रहेगा। और जब ये ऐसे प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करता है कि इसका जो हमें स्ट्रक्चर है ओव्यूल किस पैटर्न में अरेंज्ड है वो अलग अलग दिखता है। तो हम आगे जाकर जब मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ लेंगे ना प्लांट की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओव्यूल जो है वो अपने प्लेसेंटा से अलग अलग तरीके से जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है वो पॉइंट, वो स्ट्रक्चर जहां से ओव्यूल जुड़ा रहता है ओवरी से, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है? अभी हमें ओव्यूल और माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा है। सो दिस इज ओव्यूल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड और ओव्यूल प्रेजेंट है, ये आगे जाएगा। अब इसमें क्या होगा, है ना? तो हम जब भी हम सीड पढ़ते हैं तो हम आउटर कवरिंग पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट, उसके अंदर हम एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, है ना? ओव्यूल के साथ यही वाले स्ट्रक्चर्स बने थे और माइक्रोपाइलर एंड रहेगा। तो अब ये क्या करेगा? इसके पास, इसमें अंदर प्रेजेंट है कौन? इसके अंदर प्रेजेंट है कौन? हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। हमारे पास क्या है यहां पर? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर क्या बनाएगा? आगे जाकर बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल आगे जाकर बनाएगा मेगास्पोर। मेगास्पोर जो थे उसमें 4 सेल्स बनते थे, 3 डिजेनरेट हो जाते थे, 1 बचता था। तो मैं सिर्फ 1 बना रही हूं कि हमारे पास अब बचा है 1 सेल, ठीक, 1 ही सेल बचा। जो हमारा क्या है देखो, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल 2 होते थे, और जनरेटिव सेल से ही गैमीट बनता है, तो ये भी हमारा है जनरेटिव सेल। ये भी कौन है? हमारा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करेगा? आगे जाकर ग्रो करेगा। तो जब ये ग्रो करेगा तो इसमें माइटोसिस का प्रोसेस लगेगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन न करके सिर्फ किसका डिवीजन करेगा? न्यूक्लियस का। तो एक बार ये सेल बनाएगा ऐसे, जिसमें पहले तो न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर से डिवीजन करेगा तो न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। फिर से डिवीजन करेगा तो न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 न्यूक्लियस हो गए। कितनी बार इसने माइटोसिस किया? 1 2 3, 3 बार माइटोसिस किया। माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक, माइटोसिस करता गया। न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। अब ये ओवरी जो है वो मैच्योर बनने वाली है। तो जब ओवरी मैच्योर बनेगी तो उस ओवरी में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? उस ओवरी में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? देखो 8 सेल थे, है ना, 8 न्यूक्लियस थे। तो 8 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस जो है बीच में आ जाएंगे, 3 न्यूक्लियस
नीचे आ जाएंगे, ठीक है, एक्चुअली ऐसे नहीं, 2 न्यूक्लियस यहां, 1 न्यूक्लियस यहां, 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस ऐसे अरेंज हो जाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, ठीक है, और बना लेंगे सेल्स। ये बन गए सेल्स, ठीक। ये तीनों सेल्स कहलाते हैं, ये तीनों सेल्स कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक। बीच का सेल कहलाता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल के पास क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई। और नीचे हैं 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स पे बात खत्म नहीं होती, ये वाला जो सेल आप देख रहे हो, ये वाला जो सेल आप देख रहे हो, ये है हमारा एग सेल, ये है हमारा एग सेल, ठीक। तो हमारे लिए अब हमें इस पिक्चर में क्या क्या मिल गया है? अब हमें एक्चुअली ये नहीं, अब हमें इस पिक्चर में मिल गया है मेल गैमीट एंड एग सेल। ये दोनों मिलकर करेंगे फ्यूजन, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? फ्यूजन। दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल विल टेक प्लेस। फिर से समझो, एंड्रोशियम था, एंड्रोशियम क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। एंथर होता है बायलोब्ड, 2 लोब्स प्रेजेंट है, उन दोनों लोब में सेल्स आपको मिलेंगे, मतलब कि आपको क्या मिल रहा है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहीं पर भी अगर आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल मिस कर दिया, अगर आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल मिस कर दिया किसी भी प्रोसेस में, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल वहां, मेगास्पोर मदर सेल यहां, और यहां पर भी ये वाला स्ट्रक्चर 2n रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर n हो जाएगा। वापस से जब n होता है तो माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगी, उसी से डिवीजन होकर 4 सेल बनेंगे। एक सेल के फिर 2 हिस्से बनने लगते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। वेजिटेटिव वाला ऐसे ही रहेगा, जनरेटिव वाला गैमीट बनाएगा, तो उसने गैमीट बना दिया। बाहर एक्साइन की लेयर होती है पोलन ग्रेन में प्रोटेक्टिव, और वेजिटेटिव सेल भी रहेगा, साथ साथ मेल गैमीट रहेंगे, लेकिन कितने रहेंगे? 2 मेल गैमीट रहेंगे। तो अगर आपने यहां पर ये 2 मेल गैमीट्स को ध्यान नहीं रखा तो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 मेल गैमीट्स को ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, 2 वाली और यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल वाली। अगर ये दोनों चीज याद रख ली तो बाकी याद रहेगा। गाइनोशियम जो है उसमें ओव्यूल और माइक्रोपाइलर एंड ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जहां से अभी जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो पोलन ट्यूब आएगा। तो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है? ये होता है 2n, यहां तक स्ट्रक्चर डिप्लॉइड, यानी मैक्सिमम स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है? डिप्लॉइड दिख रहा है। ये बनाएगा मेगास्पोर। मेगास्पोर होता है हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जनरेटिव सेल्स है, आगे जाकर के सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा अपने पास 8 न्यूक्लियस। जब सेल बनेंगे तो 3 सेल ऊपर, 1 सेल बीच में, 3 सेल नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 1 बीच में 7, 7 सेल रहेंगे। और 7 सेल में बीच वाले सेल में पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किसमें मतलब कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके ओवरी में कितने सेल पाए जाते हैं और कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑप्शंस में दिया रहेगा 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 सेल 7 न्यूक्लियस, 3 सेल्स 3 न्यूक्लियस, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 7 सेल्स होते हैं। मैं अभी अलग से लिखवा भी दूंगी, राइट। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो यहाँ वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ वाला, यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है ना। दिस इज योर मेल वाला पोर्शन एंड दिस इज योर फीमेल वाला पोर्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट इट डाउन। डन, ओके। अब सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। ओवरी के अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 सेल होते हैं यहां पर, 2 सेल यहां पर और 1 सेल यहां पर, ठीक है। न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, यहां पर 2, यहां पर इनके अपने न्यूक्लियस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, कितने सेल है? 1 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव 7 सेल्स
एंड न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। ठीक, कौन कौन से 7 सेल्स हैं उनके नाम लिखो, 7 सेल्स के नाम लिखो। वी हैव 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक, 3 एंटीपोडल सेल्स के कितने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी 3। ठीक, इसके बाद हमारे पास है सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल ये वाले, इसके बाद है सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल कितना है, 1 सेंट्रल सेल, जिसके पास न्यूक्लियस कितने हैं, 2। न्यूक्लियस कितने, 2। नीचे है ये एग सेल, 1 एग सेल। ठीक, न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस है 1। ठीक, इसके बाद नीचे ये दोनों क्या है, these two are 2 synergid cells, 2 synergid cells हैं। आगे जाकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 सेल्स हैं तो 2 न्यूक्लियस। ठीक है, ऐड कर लो, ऐड कर लो इसको और इसको। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा हमको 3 4 5 6 7 7 सेल्स। ठीक, 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस। This concept is the previous year question. This concept is the previous year question. PYQ है ये, कंसेप्ट PYQ है, नोट इट डाउन, कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं ओवरी के अंदर। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन तो देखना पड़ेगा। तो ये है स्टिग्मा, ठीक, विच इज अ स्टिकी पार्ट। ये है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल थोड़ा छोटा बना रही हूँ क्योंकि मेरा काम कहाँ पर है, ओवरी में। तो मैं ओवरी वाला पोर्शन कैसा बनाती हूँ, बड़ा बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स बैठे हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं, एंटीपोडल सेल के अपने न्यूक्लियस, और यहाँ पर मेरे पास है सिनर्जिड्स और एग सेल। ये एग सेल, ये सिनर्जिड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन अपनी एग्जाइन वाला, ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आया। तो पोलन ग्रेन जब यहां आएगा, पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता था, एक होता था हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरे होते थे 2 गैमीट्स। 2 हमारे पास क्या होते थे, गैमीट्स। तो ये हमारे गैमीट्स बन गए, गैमीट्स बन गए। ठीक है, पोलन ग्रेन यहां तक कैसे पहुंचा, पोलन ग्रेन यहां पर पहुंचा है पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू। पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट यहां एंजियोस्पर्म्स में कौन कौन होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट एंजियोस्पर्म्स में होते हैं विंड, वाटर भी हो सकता है, या फिर बीज हो सकती हैं, या फिर कोई और फ्लाई हो सकती है। सो दीज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो अपने पास चिपका करके पोलन ग्रेन लेके आए। जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा पर, बिकॉज द स्टिग्मा इज द स्टिकी पार्ट। ये वाला जो है इट इज द स्टिकी स्टिग्मा, यहां पर वो स्टिक हो जाएगा। अच्छा, नीचे इसमें होता है माइक्रोपाइलर एंड, नीचे इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर की तरफ जहां एंटीपोडल सेल्स है उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, यहां पर एग सेल कौन है, ये एग सेल, सेंट्रल सेल,
एंटीपोडल सेल, ठीक, और ये हैं हमारे सिनर्जिड्स, ठीक। अब क्या होगा, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होगा, केमिकल मूवमेंट होगा, केमिकली स्टिमुलेट हो जाएगा, यहां पर केमिकल स्टिमुलेशन होगा, मतलब केमिकल एक्टिवनेस मिलेगी, जिसकी वजह से ये पोलन अपना पोलन ट्यूब बनाएगा, जिसकी वजह से ये पोलन अपना पोलन ट्यूब बनाएगा। तो ये पोलन ट्यूब यहां से चलेगा और थ्रू दी स्टिग्मा ओवरी से घूमता हुआ पहुंचेगा यहां, ठीक है। कहां से चला था, यहां से चला था, पूरी जो हमारा स्टाइल स्टिग्मा इसको कवर करता हुआ ओवरी के पास से ये ट्यूब बनाकर कहां पहुंच गया, माइक्रोपाइलर एंड से ओवरी में पहुंच गया। जैसे ही ये ओवरी में पहुंचेगा तो ये अपने अपने गैमीट्स रिलीज कर देगा, गैमीट्स रिलीज कर देगा। 2 गैमीट रिलीज होंगे, इसीलिए मैंने 2 गैमीट बनाए हैं, एक गैमीट यहां बना दिया, एक गैमीट यहां बना दिया, ये भी चढ़ेगा ऊपर, ठीक है, इट विल मूव अप। तो एक गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, एक गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, तो एग सेल प्लस 1 मेल गैमीट। अब जब भी एग सेल और मेल गैमीट, फीमेल और मेल गैमीट जब भी फ्यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं, और प्रोसेस हो जाता है कौन सा वाला, फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन को मार्क कर लो, दिस इज फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये दोनों आगे जाकर क्या बनाएंगे, ये दोनों आगे जाकर बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट बन गया, छोड़ दो। अब एक और मेल गैमीट था, वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ, प्लस 1 मेल गैमीट, ठीक है। इसमें से सेंट्रल सेल के पास होते हैं 2 न्यूक्लियस, प्लस हो गया एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 2 इसके, एक इसका न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक। और क्योंकि एक फ्यूजन यहां हुआ, एक फ्यूजन यहां हुआ, यानी कि मैं यहां पर लिख सकती हूं कि मेरे पास एक फ्यूजन कहां हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन बना, एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ पहले नंबर, सॉरी फर्स्ट पे। दूसरे पे मेरे पास क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन, तो दूसरा मेरा जाइगोट वाला फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया हमारा फ्यूजन, पहला ये ट्रिपल फ्यूजन और फिर ये जाइगोट। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको कर लिया, डन, ओके। यहां तक का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसी स्ट्रक्चर से आगे जाकर सीड और फ्रूट बन जाएगा, इसी स्ट्रक्चर से आगे जाकर सीड और फ्रूट बन जाएगा, सीड और फ्रूट बन जाएगा, फल जो मिलेगा और जो सीड मिलेंगे वो इसी स्ट्रक्चर से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इतना पढ़ लेते हैं। हाँ, यहां तक तो पढ़ लिया था। देखो, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि इसको आप बीच में से कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, एक लोब इस साइड, एक लोब उस साइड। ठीक है। दूसरा, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। मैं बता चुकी हूं, एक फिलामेंट प्रेजेंट है, एक एंथर प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रक्चर मिला करके क्या कहलाते हैं, स्टेमन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसको लिखना है क्या, पहले लिख लो, है ना, लिख लिया। माइक्रोस्पोरोफिल, याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल कुछ नहीं है, स्टेमन ही है ना। और मेगास्पोरोफिल क्या है, कार्पल। मैं लिख दूं क्या यहां पर, कभी बाद में नहीं रहा तो। माइक्रोस्पोरोफिल
किसको बोलते हैं? स्टेमन को। और मेगास्पोरोफिल किसको बोलते हैं? कार्पल को। ठीक है, स्टेमन कौन सा वाला पार्ट है? मेल वाला। कार्पल कौन सा वाला पार्ट है? फीमेल वाला। ऐसे ही लिख के याद रख लेना। ठीक है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, फिलामेंट एंथर सब बता दिया, ये वाला बता दिया था, ये वाला स्ट्रक्चर बता दिया था, ये वाला बता दिया है ना। ये PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, फिर ये क्या है? ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। यहां पर लिख दूं क्या? नीचे नीचे लिख देती हूँ। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये। एक्चुअली पहले पॉलिनेशन एंड फिर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, एंथर्स प्रोड्यूस tectate pollen grain with exine differentiated into rod-like columnae covered by a tectum. एक्साइन मैंने बता दिया था, बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन। तो ये यहाँ पर जब पोलन सैक्स बनते हैं अंदर, जैसे हम क्या बोल रहे थे? स्पोरेंजियम बोल रहे थे, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स रखे रहते हैं। ठीक है, वो वही चीज उसने बताई है कि पोलन ग्रेन के पास एक्साइन प्रेजेंट होता है। एक्साइन आउटर कवरिंग होती है, डिफरेंशिएट रहती है रॉड लाइक कॉलमने कवर्ड बाय अ टेक्टम। और वो जो बाहर कवर जो दिख रहा है वो टेक्टम का बना हुआ कवर है। इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्साइन और दूसरा टेक्टम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स में इंसेक्ट्स animals also act as pollinating agent. For this purpose flowers possess bright and showy petals, edible pollen and nectar. ये मैंने आपको वहां बता दिया था जब मैंने ये कहा था कि हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और एसेंशियल ऑर्गन होते हैं। एसेसरी ऑर्गन कौन है? सेपल्स और पेटल्स, जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करेंगी। और ये अट्रैक्ट करने के लिए इनको ऐसा क्या करना पड़ता है? देखो, ऐसा होता है ना, लड़के लड़कियां एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। कोई सुंदर बनने की कोशिश करता है, कोई स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करके लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है और उस कैटेगरी का बनना है आपको। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स के पास होता है ब्राइट कलर की पेटल्स और कुछ खाने लायक पोलन और नेक्टर। ठीक है, जिससे वो टेस्टी लगे, खाने के लालच में आ जाएं या कलर देख के आ जाएं, कैसी भी आ जाएं, हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट आने चाहिए। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन हो सकता है? इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकते हैं, विंड हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, जरूरी नहीं है कि विंड ही हो, इनमें से कोई भी चलेगा। बस हमारा पोलन ग्रेन उठाकर कहाँ चिपका दो? स्टिग्मा पे चिपका दो। इतनी बात समझ में आ गई? डन, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये दिख भी रहा है ना, ये पॉलिनेटिंग एजेंट भी दिख रही है आपको। ठीक, इसके बाद कार्पल पर अगर हम जाएं तो उसे हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। आर रोल्ड एंड पार्टली स्टेराइल सो दैट दे एनक्लोज द ओव्यूल विद इन अ हॉलो ओवरी दैट इज कनेक्टेड विद द स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कार्पल में, यहां ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर है ओव्यूल। जहां पर ओवरी ओव्यूल से अटैच रहता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा पहले नंबर पे तो एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रिशनस स्ट्रक्चर, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी। ठीक, दूसरे नंबर पे ये जो प्लेसेंटा है, ये वो जगह है वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी, वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट प्लेसेंटा के बारे में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं। आर रोल्ड एंड पार्टली स्टेराइल सो दैट दे इनक्लोज द ओव्यूल विद इन द हॉलो ओवरी दैट इज कनेक्टेड विद द स्टिग्मा एंड स्टाइल। दैट इज द सिंपल थिंग कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज फीमेल गेमिटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, फीमेल गेमिटोफाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है और उसके पास सिंगल एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, आर्किगोनिया आर एब्सेंट, आर्किगोनिया एब्सेंट रहेगा। और ये वाली सारी चीजें हम रिवाइज कर चुके हैं। देखो नीचे फिलीफॉर्म अपैरेटस जो बना रहा है वो किसके साथ बन रहा है, सिनर्जिड्स के साथ बन रहा है, एग सेल प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। और ये वाला जो एंड है इट इज दी चलाजल एंड, ये वाला जो एंड है इट इज दी चलाजल एंड, चलाजल, अरे यार एक मिनट, दिस एंड इज चलाजल एंड, ठीक, एंड दिस एंड विल बी माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये हम पढ़ चुके, अंडरस्टूड, ओके। Now the next is most characteristic feature of angiosperm is double fertilization। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सक्लूसिव फीचर जो किसी और में कभी नहीं देखा गया, ना ही जिम्नोस्पर्म में, ना ही ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या फिर एल्गे में, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं बनाकर। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड जाइगोट, मेल गैमीट फ्यूज हो गया एग के साथ और क्या बना दिया, डिप्लॉइड जाइगोट, जो आगे जाकर के बनाएगा एम्ब्रियो एंड स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो बनाएगा और नया स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी कि वो जो हमने फ्लावर यहां पर देखा है वो हमारा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। बेसिकली हम इसे इक्वेशन की तरह अगर लिखें याद करने के लिए तो मेल गैमीट व्हेन फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट फॉर्म्स व्हाट, जाइगोट। कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे जाकर बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही आगे जाकर क्या बनेगा, एक न्यू स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनेगा, न्यू स्पोरोफाइट, ठीक। जबकि इसका बिल्कुल डिफरेंट होगा किसमें, नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, अनदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमीट जो बचा था, एक तो ये सिचुएशन हो गई, दूसरा जो हमारे पास बचा हुआ था उसका क्या होगा, तो दूसरा हमारे पास है मेल गैमीट, एक और मेल गैमीट जो फ्यूज कर जाता है सेंट्रल सेल के साथ। जब ये सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है तो एक न्यूक्लियस इसका और 2 न्यूक्लियस इसके, कितने न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस बने, यहां नहीं लिखती हूं, कितने न्यूक्लियस बने, 3 न्यूक्लियस बने। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक इसका 2 इसके, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट। एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड है वो स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये 2 सिचुएशंस हमें मिलेंगी, ठीक है। आगे जाकर सीड बना देगा, ओव्यूली। तो ये हो गया हमारी, ये जो 2 लाइन लिखी है उसका मतलब यही है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों प्रोसेसेस जहां पर जाइगोट बना, ये दोनों प्रोसेसेस जहां पर जाइगोट बना, यानी कि ये वाला फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नोट इट डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ओव्यूल राइपन इनटू सीड एंड ओवरी राइपन्स इनटू फ्रूट। देखो इस पिक्चर को, इस इमेज को ध्यान से देखो। हमारे पास जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन यहाँ पे है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी की वॉल है, पोलन ट्यूब है, ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है, थैलेमस है और ओवरी की कैविटी है। ये सब तो हमें समझ में आ गया। इससे जब फ्रूट बनता है तो फ्रूट वॉल जो होती है, ये वाला स्ट्रक्चर बाहर वाला, वो होता है हमारा पेरिकार्प और अंदर इसके रहता है सीड।
अंदर कौन रहता है, सीड रहता है। तो दिस इज हाउ ये वाला जो पोर्शन है इसी से आगे जाकर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और बाकी जो एंटीपोडल सेल वगैरह होंगे जिनका काम नहीं है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। तो एक्चुअली में ओव्यूल राइपन इनटू सीड, ओव्यूल जो है वो बना देगा सीड, ठीक, और ओवरी जो है वो बना देगी फ्रूट, ठीक। ये दोनों बातें याद रखनी है। डन, नोट इट डाउन, ओके। So here we are done with the first part of the angiosperm, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी लाइफ साइकिल, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमने किए कंप्लीट। आपको ये सारे सेशंस रिवाइज करते रहना है। कहाँ पर रिवाइज करोगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करो। एक ऑफिशियल पेज ऐसा ओपन होगा जहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। वहाँ जाकर अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए। नीट सिलेक्ट करने के बाद बायोलॉजी नीट पर क्लिक करिए, वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां आपको दिखेगा ऑप्शन वॉच ऑल वीडियोस का। यहां सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं। आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करो, उसके सारे एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो भी वीडियो देखना है उस पर आप वॉच नाउ ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। कहां से, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल से, जहां पर आपके लिए जो नीट की प्रिपरेशन है वो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। आपको सिर्फ छोटी सी चीज करनी है, एक कंट्रीब्यूशन चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। वो क्या है कि लाइक जरूर कर देना अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई, आपको अच्छा लगा, क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल ताकि सारे नोटिफिकेशंस हर एक वीडियो के आपको मिल जाए, और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडी।